हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का फिर से एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो हमने 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, अभी तक 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उसकी बेसिस पर ही कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी वो क्वेश्चन आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो भी मटेरियल है उनमें से कौन से पदार्थ हैं। आपको दिया हुआ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। आपको इसमें से ये पता करना है कि इसमें से कौन से पदार्थ हैं और कौन से पदार्थ नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि पदार्थ अगर आपको पहचानना है तो आपको 2 बातें पहचाननी होंगी। सबसे पहला कि उसमें कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, उसका कुछ मास होना चाहिए, भार होना चाहिए, और दूसरा बात उसके पास आयतन होनी चाहिए, वो कुछ जगह को घेरना चाहिए। अगर ये 2 बातें उसके पास हैं तो इसका मतलब कि वो क्या है, एक पदार्थ है। तो जैसे कि कुर्सी एक पदार्थ है, क्योंकि कुर्सी कहीं पे रखी हुई है, इसका मतलब वो थोड़ी जगह घेर रही है, थोड़ा एरिया कवर कर रहा है, उसका भार है, तो कुर्सी एक पदार्थ है। उसी तरीके से वायु, कमरे में वायु है, हर जगह वायु है, इसका मतलब वायु ने स्थान घेर रखा हुआ है, वायु का वजन भी होता है। ठीक, इसके बाद बादाम हो गया, नींबू पानी हो गया, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि यह कोई स्थान घेर रहे हैं, इनका कुछ अपना वजन है। लेकिन एक बात बताओ, क्या स्नेह का कोई वजन होता है क्या, कि मैं तुमसे 1 किलो स्नेह करता हूँ, आधा किलो स्नेह करता हूँ, 100 ग्राम स्नेह करता हूँ? नहीं, हम तुमसे स्नेह नहीं करते। ऐसा होता है क्या कि मतलब आप स्नेह को तौल सकते हो? नहीं ना, कि मतलब मैं तुमसे 1 कमरे जितना स्नेह करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते, जिस चीज़ को आप माप नहीं सकते हो, वो क्या नहीं है, पदार्थ नहीं है। ठीक, जैसे कि गंध हो गई, स्मेल हो गई। ठीक है, कोई दुर्गंध आ रही है, कोई सुगंध आ रही है, तो वो क्या है, पदार्थ नहीं है। घृणा, कि मैं तुमसे 1 किलो घृणा करता हूं, मैं तुमसे 10 किलो घृणा करता हूं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक, उसी तरीके से विचार, कि आज मेरे मन में 10 किलो का विचार आया, ऐसा होता है? नहीं। या आज मेरे मन में 1 कमरे जितना विचार आया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कि वो सारी चीजें जिनके पास न तो भार हो और न ही वो स्थान घेरती हो, वो क्या नहीं कहलाएंगे, वो पदार्थ नहीं कहलाएंगी। तो इसका मतलब कि स्नेह, गंध, घृणा, विचार, शीत, इत्र की सुगंध आदि। देखो, इत्र एक पदार्थ है, लेकिन सुगंध कोई पदार्थ नहीं है। ठीक, जो इत्र की सुगंध है वो कोई पदार्थ नहीं है। ठीक, अब देखो, जैसे कि ये भावनाएं, संवेदनाएं या एहसास, इनका कोई द्रव्यमान या फिर आयतन नहीं होता है। ठीक, लेकिन स्नेह, गंध, घृणा, विचार, इत्र की सुगंध, ये सब के सब क्या है, पदार्थ नहीं है। तो ये भावनाएं या संवेदनाएं या एहसास, इनका कोई भी द्रव्यमान या कोई आयतन नहीं होता है, इसीलिए ये क्या नहीं कहलाती है, ये लोग पदार्थ नहीं कहलाते। तो अगर आपको पदार्थ कहलाना है तो आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। पहला तो आप कोई स्थान घेर रहे हो, और दूसरा आपका कोई द्रव्यमान होना चाहिए, कोई भार होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका हमें कारण बताना है कि गर्म चीज की सुगंध जो भी होगी वो आपके पास तक चल करके आ जाती है, आपके पास तक पहुंच जाती है, लेकिन वही जो खाना ठंडा हो गया होता है उसकी जो सुगंध आती है वो आपके पास तक नहीं आ पाती, क्योंकि आपको उसके पास चल के जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो हमने इसका कारण आपको बता दिया था कि इसका जो कारण है वो विसरण है, और क्या है, कणों की गतिज ऊर्जा है। मतलब कि उसमें डिफ्यूजन हो रहा है, पहली बात मतलब विसरण हो रहा है, और उसके साथ ही साथ उसमें क्या है, उसमें है गतिज ऊर्जा, जो मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब कि ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो बताओ विसरण की जो रेट है, डिफ्यूजन का जो रेट है, वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो गर्म चीज़ में डिफ्यूजन तेज़ी से होगा, और ठंडी चीज़ में डिफ्यूजन धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। तो वही लिखा है, गर्म खाने के कणों का तापमान अधिक होता है, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है।
ठीक, गर्म खाने का तापमान ज़्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए उसमें क्या ज़्यादा हो गई है, उसमें गतिज ऊर्जा भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। फिर कहता है कि अधिक गति ऊर्जा के कारण ही खाने की गंध के कण हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं और कई मीटर दूर तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद लिखा है कि इसके विपरीत ठंडे खाने के कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, जिससे वे धीरे धीरे फैलते हैं, इसलिए उनकी महक लेने के लिए पास जाना पड़ता है। तो देखो सिंपल है कि अगर खाना ठंडा हो गया है मतलब उसका तापमान कम होगा कि ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा। अब तापमान कम है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक ऊर्जा भी कम होगी, और काइनेटिक ऊर्जा कम है तो इसका मतलब उसका जो डिफ्यूज़न का रेट हो रहा होगा, जो डिफ्यूज़न हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि सर जी अगर तापमान ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा भी ज़्यादा होगी और उसमें डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। तो गर्म चीज़ जो होगी वो तेज़ी से हवा में फैलेगी, वहीं जो ठंडी चीज़ होगी उसकी सुगंध वगैरह धीरे धीरे फैलेगी। और बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जली हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है जबकि बुझी हुई अगरबत्ती की नहीं। ठीक, जैसे हमने आपको क्लास में बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगर वो अगरबत्ती जल रही होती है तो उसकी सुगंध कमरे के दूसरे एंड तक पहुंच जाती है जल्दी जल्दी, लेकिन अगर वहीं अगरबत्ती बुझी हुई हो, बिना जली अगरबत्ती हो, तो उसकी स्मेल नहीं पहुंचती। उसकी स्मेल के लिए आपको पास आना पड़ेगा, तब आप उसकी स्मेल ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है कि जो गोताखोर होता है, जो स्विमिंग पूल में तैरते हैं, वो पानी को काट सकते हैं, तो इससे पदार्थ का कौन से गुण दर्शाए गए हैं। तो ये पदार्थ के दो गुणों को दर्शाता है। लिखा हुआ है स्विमिंग पूल में गोताखोर का पानी काट पाना पदार्थ के दो गुणों को दर्शाता है। पहला गुण ये है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो सबसे पहला गुण ये बताता है कि पानी के कणों के बीच क्या मौजूद है, रिक्त स्थान मौजूद है, और इसी कारण से जो गोताखोर होता है उसमें से गुजरने की जगह मिल जाती है उसको। मतलब अगर गोताखोर को निकलने के लिए पानी में स्पेस ना हो, वो जो रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान ना हो, तो वह वहां से हट नहीं सकते। ठीक, जैसे कि मान लो मैं अगर आपको कह दूं कि आप दीवार पार करके चलिए, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप दीवार पार करके जा सकते थे अगर क्या होता, इन दीवार के कणों के बीच में रिक्त स्थान मौजूद होता। ठीक, रिक्त स्थान मौजूद हो सकता है, ये बह सकते तो आप इनके पार भी जा सकते थे, लेकिन इनमें रिक्त स्थान नहीं मौजूद है। रिक्त स्थान कहाँ ज्यादा मौजूद होता है, पानी में ज्यादा मौजूद होता है, हवा में। मैं कमरे में चल सकता हूँ, इसका मतलब मैं हवा के बीचों बीच चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि हवा में कण मौजूद है, हवा के कण मौजूद है, ठीक है, धूल मिट्टी के कण मौजूद है, गैसों के कण मौजूद है, और उनमें रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं इनमें आसानी से चल पा रहा हूँ। पानी में आप आसानी से चल लेते हो, क्यों? क्योंकि पानी में रिक्त स्थान मौजूद होता है। तो पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान मौजूद होता है, जिससे गोताखोर को उसमें से गुजरने की जगह मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ रिक्त स्थान मौजूद है, लेकिन वहां पे एक आकर्षण बल भी काम कर रहा है। तो दूसरा गुण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है, लेकिन पानी के जो पदार्थ, सॉरी यहाँ पे पानी के कणों लिख लीजिएगा, ठीक है, पदार्थ नहीं। पानी के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, लेकिन ये बल कैसा होता है, कमजोर होता है। किसकी अपेक्षा में कमजोर होता है सर जी? ठोस की अपेक्षा में। ठीक है, ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, मैंने कल बताया था लेक्चर में आपको। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, पानी में उससे कम होता है, और गैसों में सबसे कम होता है, तो कमजोर होता है। इसलिए गोताखोर आसानी से इस बल को हटाकर आगे बढ़ पाता है। ठीक है, जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो आसानी से आप उसमें तैर करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो वही बता रहा है कि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल होता तो है, लेकिन वो आकर्षण बल कमजोर होता है, और इसीलिए गोताखोर पानी को वहां से हटा करके या फिर इस बल को हटा करके वहां से आगे बढ़ जाता है, और उसमें रिक्त स्थान मौजूद होता है, इसीलिए वो आसानी से उसको आगे निकलने की जगह मिल जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसको पढ़ लीजिए। पूछा है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो
अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि अब पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखिएगा, तो यह मुख्य 3 बातें लिख लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलने वाले। लिखिएगा कि पदार्थ के कणों की 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। कितनी मुख्य विशेषताएं होती हैं? 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली मुख्य विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान मौजूद होता है। तो रिक्त स्थान का होना सबसे पहली विशेषता है। जैसे कि जब आप पानी में नमक या चीनी को घोलते हैं, तो नमक या चीनी इसलिए घुल जाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान मौजूद होता है और वहां पे नमक या चीनी जाकर के बैठ जाता है। दूसरा, पानी के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा आपका पॉइंट ये है कि पानी के जो कण हैं या फिर जो पदार्थ के कण हैं, जो पदार्थ के कण हैं वो कैसे होते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। उनमें क्या पाई जाती है? उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, और यह तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। मैं बता चुका हूं कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। और एक बार गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो आपका जो डिफ्यूजन, जो आपके डिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो विसरण करने की आपकी गति होगी वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा बताता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करना मतलब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना, ठीक है, वो भी क्या होता है? एक इनकी मुख्य विशेषता है। और इसी आकर्षण बल के कारण पदार्थ एक साथ जुड़े रहते हैं। यह बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग हो सकता है या होता है। ठीक है, जैसे कि यह आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उससे कम किस में होगा? द्रव्य में होगा, और सबसे कम किस में होगा? गैसों में होगा। ठीक है, तो आप इनको सिंपल ऐसा लिख सकते हो कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड होगा और फिर गैस होगा। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा होगा, फिर तरल आएगा और फिर उसके बाद गैस आएंगे। समझ में आ गया कि जो आकर्षण का बल होगा वो ठोस में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ठोस में जो इनके कण होंगे वो बिल्कुल ही पास पास होंगे। तो एक तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जो हमने बात की थी कि इनमें रिक्त स्थान है, वो एक तो सबसे कम होगा ठोस में। ठीक, रिक्त स्थान कम हुआ तो इसका मतलब कि उसमें गतिशीलता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी। ठीक, और इसीलिए इनके डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर इनका ये भी कम हो गया तो बताओ इनमें आकर्षण बल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जब ज्यादा होगा तभी तो रिक्त स्थान कम मौजूद होगा। अब मान लो एक क्लास में अगर मुझे 100 बच्चों को अरेंज करना है, लेकिन जगह सिर्फ 90 बच्चों की, तो 10 बच्चों को उसमें ठूसना पड़ेगा कि नहीं ठूसना पड़ेगा? लेकिन मान लो जगह ही नहीं बच रही है, बिल्कुल एकदम टाइटली कंज्यूम हो गए हैं, अब बताओ उसमें फिर किन बच्चों को ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि अब जगह नहीं बची है, तो जो स्पेस था वो खत्म हो चुका है। अब स्पेस खत्म होगा तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे? अब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, बताओ हिलने डुलने की जगह होगी उनके पास? नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि बताइए गतिज ऊर्जा ज्यादा किस में होगी, तो हम कहेंगे सर गतिज ऊर्जा गैसों में ज्यादा होगी, उसके बाद तरल में, और सबसे कम ठोस में। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज था, इसका वीडियो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद हमें पढ़नी है पदार्थ की अवस्थाएं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।